पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको हम परिभाषित कर दिए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे गए एकांक धन आवेश के द्वारा प्राप्त पथ के अनुदिश खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण है। विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसे दर्शाने के लिए ही इन रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं। उसमें पहला गुण हम लिख चुके थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशित वस्तु के पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत निर्गत होती है और ऋण आवेशित वस्तु के पृष्ठ के लंबवत उसमें प्रवेश करती है। कहिए ऐसा कैसे होगा? तो अगर ये धनावेशित वस्तु है, आप यहां पर एकांक धन आवेश रखते हैं, तो यह वस्तु इस एकांक धन आवेश को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। तो यह इससे दूर जाना प्रारंभ करेगा और जो भी यह पथ अपनाएगा उसी को दर्शाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो इस प्रकार से धन आवेशित वस्तु से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निर्गत होती हैं और ऋण आवेशित वस्तु में पृष्ठ के लंबवत क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके आधार पर हम 5 फिगर से समझाए थे कि अगर केवल धनावेशित वस्तु है तो रेखाओं की आकृति कैसी होगी, अगर केवल ऋण आवेशित वस्तु है तब क्या होगा, अगर विद्युत द्विध्रुव है यानी एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, अगर दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। इस 5 केस की चर्चा हम लोग किए थे। तो पहला गुण के आधार पर ये 5 आकृतियों का निरूपण हम पिछले क्लास में कर दिए थे। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। दूसरा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपित करती है। जैसे ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, अब इसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी। चूंकि यह जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो किसको निरूपित कर रही है? तो एकांक धन आवेश द्वारा प्राप्त पथ को। और एकांक धन आवेश का पथ किस दिशा में? तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। और परीक्षण आवेश कैसा लिया जाता है? धनात्मक। तो अगर इस विद्युत क्षेत्र रेखा के मान लो इस बिंदु P पर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यही स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब इस दूसरा गुण के आधार पर एक तीसरा गुण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित मतलब काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब आपसे पूछा जाएगा कैसे आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदित नहीं करती है? हम मान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेदित करती है। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि यह दर्शाएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसके लिए हम लोग क्या करें?
मान लो ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, हमने मान लिया। अब इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा इसके लिए और एक स्पर्श रेखा इसके लिए, और अभी आपने यहां पर क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसके अनुसार तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होनी चाहिए? दो दिशाएं होनी चाहिए। जबकि किसी सदिश का एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, इसका अर्थ क्या है कि ये हमारी मान्यता गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब इसके बाद चौथा गुण है इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती है। बंद का समझते हैं ना, जैसे ऐसे चला वहीं से आकर के मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपने इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पहला गुण में क्या लिखा कि यह धन आवेशित वस्तु से निर्गत होती है और ऋण आवेशित वस्तु में प्रवेश करती है। और इतना आप जानते हैं, एक वस्तु या तो धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। एक साथ एक ही वस्तु पर दोनों प्रकृति के आवेश उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो या तो किसी वस्तु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत होगी या किसी में प्रवेश करेगी, एक ही वस्तु से निकल करके पुनः उसी में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बनाती है। और पांचवा गुण है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस स्थान से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितनी अधिक संख्या में क्षेत्र रेखाएं गुजरती हुई दर्शाई गई हो, इसका मतलब है कि वहां विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य उतना ही अधिक है। इसको आप समझ सकते हैं। मान लो ये कोई धनावेशित वस्तु है, जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ेगी इसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कमजोर होते जाएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी आवेश के कारण दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो, अगर इससे अनेक क्षेत्र रेखाएं निर्गत दिखाई गई हो इस तरह से, अब मान लो एक पृष्ठ आप इसके नजदीक लिए और इसी क्षेत्रफल का थोड़ा इससे दूर लिए, सेम क्षेत्रफल का। इससे कितनी रेखाएं गुजर रही है? 4। और इससे कितनी गुजर रही है? 2। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटती है, और एक ही क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से जो नजदीक है उससे ज्यादा संख्या में क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है और जो दूर है उससे कम। इसी के आधार पर यह गुण लिखा गया कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस स्थान से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का अनुक्रमानुपाती होती है। तो कभी कभी सवाल पूछ देता है, जैसे ये 2 आपका पृष्ठ दिखाया रहेगा ए और इसी क्षेत्रफल का बी। मान लो यहां से इतनी रेखा दिखाई गई और यहां से इतनी रेखा दिखाई गई। कहेगा किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक है? तो जहां से अधिक संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वहां पर विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य अधिक है। मतलब यहां ए पर सामर्थ्य अधिक है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 5 गुण हो गए। तो आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनके गुण क्या है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित
अब एक भौतिक राशि हम लोग परिभाषित करेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है विद्युत फ्लक्स? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रख दिया गया, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को ही कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा उस पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो कैसे परिभाषित कीजिएगा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। मान लो ये एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है। इस पृष्ठ का ये लंबवत है जिसे एकांक सदिश n द्वारा दर्शाया गया। यह विद्युत क्षेत्र E में स्थित है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत के साथ थीटा कोण बना रही है। कहिए लंबवत के साथ क्यों कोण लिए? तो क्षेत्रफल जो है इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? a। तो इसके अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। अब कहिएगा अदिश गुणन क्या है? तो क्लास 11th में आप पढ़े हैं, यदि दो सदिश है a और b, इनके बीच का कोण है थीटा, तो a डॉट b अदिश गुणन में गुणा के चिन्ह के रूप में बिंदु चिन्ह का उपयोग होता है। सूत्र है ए बी कॉस थीटा। इसी सूत्र का हम लोग यहां उपयोग करेंगे। तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसे प्राय इस चिन्ह से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं फाई। तो फाई इज इक्वल टू सदिश E डॉट सदिश A। यहां पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। A क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया वैल्यू? EA cos थीटा। हमेशा याद रखना है यहां पर थीटा जो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा पृष्ठ के लंबवत के साथ बनाया गया कोण है। अब एक ही विद्युत क्षेत्र में एक ही क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से अलग अलग स्थिति में गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अलग अलग। इसमें 3 केस की चर्चा हम लोग करेंगे। मान लो केस 1,
जब थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात थीटा 0 कब होगा? जब ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर, जो कि लंबवत में भी दो दिशा होती है, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो यहां पर थीटा 0 कब होगा? जब ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तब फाई बराबर, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो फाई बराबर सूत्र क्या हो गया? ई, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर केस 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 90 कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समानांतर होगी, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समानांतर होती है, तब तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0, चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब अगर ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। जब थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है, तब फाई बराबर माइनस ये, चूंकि कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस। ये 3 केस निकालने का एक ही मकसद है। एक बार सवाल पूछ दिया था कि क्या विद्युत फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है? तो आपको याद रखिए, विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इस विद्युत फ्लक्स के सूत्र से इसका हम लोग मात्रक बीमा लिखेंगे। तो फाई बराबर क्या सूत्र है? ई ए कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ए है पृष्ठ क्षेत्रफल। कॉस थीटा का कोई मात्रक बीमा होता नहीं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का एसआई मात्रक एक न्यूटन प्रति कूलम बताया गया और 1 वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर इसका हम लोग यूज करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या अगर इसका यूज करते हैं तो यहाँ वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर होता है। इसका बीमा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन, तो बल का mL/t-2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, आवेश का IT। अगर इसको हल कीजिएगा तो m अपने जगह पर, l और l स्क्वायर, l का पावर 3, t-2 पहले से यहाँ +1 है ऊपर गया, और i-1, तो इसका बीमा mL स्क्वायर है, l का पावर 3, t का पावर -3, i का पावर -1 होता है। तो हम लोग समझ गए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उसके 5 गुण की चर्चा हुई। उसके बाद विद्युत फ्लक्स क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है और उसका बीमा क्या है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल
मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है उसे ही कहा जाता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का परिभाषा क्या है? तो जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जैसे कोई मान लो यहां पर एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का, मान लो R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ हम खींच लिए। अब इस गोलीय पृष्ठ का हर बिंदु पर अगर हम लोग विभव की गणना करें तो किसी आवेश से R दूरी पर विभव का सूत्र क्या पड़े? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इस आवेश से इस पृष्ठ की हर बिंदु बराबर दूरी पर है, तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस आवेश से इस गोलीय पृष्ठ की हर बिंदु बराबर दूरी पर है, हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो इस बिंदु आवेश के कारण यह जो आपका गोलीय पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मान लो कोई एक ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका हम लोग पढ़े थे रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। चलो अब इसको अक्ष मानकर किसी भी त्रिज्या का अगर हम लोग एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करें तो देखो बेलन में दो समतल पृष्ठ होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो समतल पृष्ठ की हर बिंदु तो इससे अलग अलग दूरी पर होगी, लेकिन इस बेलन के वक्र पृष्ठ की हर दूरी इस आवेशित तार से बराबर दूरी पर होगी। तो बेलनाकार जो पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ है, इसका हर बिंदु इस तार से बराबर दूरी पर, इसलिए यह जो आपका वक्र पृष्ठ है वह कौन सा पृष्ठ होगा? समविभव पृष्ठ होगा। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ की पहचान की जाती है। अब देखो समविभव पृष्ठ से संबंधित कुछ गुण हैं, अब उसकी चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समविभव पृष्ठ क्या है आप समझ गए, कैसे इसका निर्माण हो रहा है ये भी समझ गए। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं और उसके बाद हम लोग विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का एक नियम है, किसी किताब में उसको गॉस प्रमेय भी लिखा हुआ है, गॉस का नियम भी लिखा हुआ है। अब उस गॉस नियम की चर्चा होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।